वेलकम टू केसीसी ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम साइंस 2 का 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सीखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है, पढ़ता हूं मैं। कैन यू रिकॉल व्हाट इज इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम यानी कि इंटरैक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब यहाँ तो मैं सिर्फ आंसर्स बोलूंगा और नीचे उनका एक्सप्लेनेशन जब दिया है तब सारा बोर्ड पे आपको नोट्स भी लिख के दूंगा। विच आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स? तो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से? पहला है बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, नेचुरल कंपोनेंट एंड आर्टिफिशियल कंपोनेंट। अब बायोटिक में कौन से आते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। अब का क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स कौन से बेसिस पे होता है? तो कंज्यूमर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी यानी कि क्या? तो जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं। प्रोड्यूसर कौन से? प्लांट्स। प्लांट्स को जो खाएंगे वो होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में सब सारे एनिमल्स आएंगे। हर्बिवोरस एनिमल्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को, हर्बिवोरस एनिमल्स को जो खाएंगे, यानी कि अब डियर लिया प्राइमरी, तो सेकेंडरी होगा लायन, नहीं तो टाइगर। और टर्शियरी, टर्शियरी यानी कि अब प्रीडेटर्स को खाने वाला, यानी कि प्रीडेटर्स अब मर गए तो उनका डिकम्पोज का जो करते हैं वो। उसके आगे व्हाट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री। अब लेक एंड बर्ड्स ऑन द ट्री का क्या रिलेशन होगा? बर्ड क्या करते हैं? कुछ बर्ड्स फिश को मार के अपना गुजरान करते हैं, यानी कि किस पे फीडिंग किस पे चालू होती है उनकी? लेक में जो फिश रहते हैं, नहीं तो पानी चाहिए तो किधर जाएंगे वो? लेक में। दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन बर्ड एंड द लेक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब? अब फूड चेन और फूड वेब का क्या? तो फूड चेन यानी कि एक प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड एपेक्स कंज्यूमर, ऐसे लाइन में जाएगा। यानी कि कौन किसी को ओवरटेक नहीं करा, इसको 1 को ही 2 वाला खाएगा, 2 को 3 वाला खाएगा, ऐसे। अब फूड वेब में क्या होता है? देखो, 1 प्रोड्यूसर, सेकेंड को 3, 4 और 5, ये जब ऐसे, अब 2 वाला दूसरे एनिमल को भी खाएगा, 3 को, 2 वाला और किसी को भी खा सकता है। अब इसको ए खाएगा, ऐसे फूड वेब बनता है। ओके, यानी कि कैसे कि जैसे ले लो प्लांट है, प्लांट को डियर खाएगा, डियर को लायन, लायन को डिकम्पोज करेगा ईगल, वल्चर वगैरह, बराबर। अगर रैबिट है यहाँ पे, रैबिट को भी लायन खाएगा, बराबर। प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, ऐसे। अब स्नेक क्या खाता है? रैट भी खाता है। रैट क्या खाएगा? प्लांट्स, प्लांट्स में से कुछ दूसरा को कुछ वगैरह कह सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट वगैरह, ऐसे। तो ये फूड वेब हो रहा है ना, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा रहा है, फिर स्नेक के ईगल यहाँ से इधर भी आ रहा है, तो एक वेब यानी कि जाली जैसे बन रहा है। और पहला जो था वो एक लाइन में था, वो होती है चेन, ये होता है फूड वेब। अब
देखो इकोसिस्टम अ रिव्यू. Ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interaction with each other. अब यहाँ इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिख लो. इकोसिस्टम फर्स्ट पॉइंट है रिव्यू. उसमें क्या दिया है आपको? फर्स्ट वन इज डेफिनेशन. लिखो. Definition of ecosystem is formed by biotic and abiotic factor and their interaction with each other. इतने तक मार्क करो. बायोटिक से अदर तक. बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. इसमें क्या आएंगे? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. आगे क्या दिया है देखो. Each factor plays very important role in ecosystem. हर एक बायोटिक रहने दो और बायोटिक रहने दो, हर एक का एक रोल है इकोसिस्टम में. प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट. हर्बिवोरस लाइक डियर, गोट्स, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर आर आल्सो इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे क्या दिया है देखो. कौन कौन है? प्रोड्यूसर, then herbivorous animal that are consumers, अब herbivorous के एनिमल्स के हमें नाम मालूम है. प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स. herbivorous यानी कि प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स रहेंगे. अब आगे आते हैं प्रीडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर. प्रीडेटर यानी कि शिकारी. शिकारी प्राणी जो दूसरे को मारते. कार्निवोरस. कार्निवोरस नहीं तो बुक में दिया है आपको प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स में क्या एग्जांपल लिखोगे? लायन एंड टाइगर. यहां पे एग्जांपल लिखो डियर, शीप. Which prevent the overpopulation of herbivores. अब ये जो कार्निवोरस है प्रीडेटर्स, वो क्या करते हैं? हर्बिवोरस को खाते हैं. हर्बिवोरस को खाने की वजह से क्या होता है? हर्बिवोरस की ओवर पॉपुलेशन नहीं होती. तो अगर हर्बिवोरस की ओवर पॉपुलेशन हो गई तो क्या करेंगे हर्बिवोरस? ज्यादा प्लांट्स खाएंगे. और ज्यादा प्लांट्स खाए तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे. वापिस क्या होगा? हर्बिवोरस को कुछ दिनों बाद खाने को नहीं मिलेगा तो हर्बिवोरस भी मर जाएंगे. तो ऐसा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि प्रोड्यूसर, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, इसे पूरे फूड चेन में, फूड वेब में, इकोसिस्टम में बैलेंस करना पड़ता है. A question may arise in our mind that whether the caterpillar found in nature. कैटरपिलर मालूम है आपको? वो भी इंपॉर्टेंट है क्या इकोसिस्टम में? तो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्दी प्लेसेस. अब फिल्दी का मीनिंग लिख के ले लो. फिल्दी मीन्स डर्टी. डर्टी प्लेसेस में यानी कि जहाँ पे मड है, सारा गोबर है, डंग है, वहां पे कुछ इंसेक्ट्स मिलते हैं हमें. वो भी इंपॉर्टेंट है क्या हमारे इकोसिस्टम के लिए? However, those organisms are important though they are dirty. Dirty रहने दो, मगर they are important for us. They are responsible for cleaning the environment. वो क्या करते हैं? Clean the environment. यानी कि डंग में जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो क्लीन द एनवायरनमेंट. बायोडिग्रेडेबल का प्रोसेस जो करते हैं, मैन्यूर्स बनाने का प्रोसेस करते हैं, ये सारे ये इंसेक्ट करते हैं, टर्माइट्स करते हैं. ओके. देन इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दिस फैक्टर प्रेजेंट अराउंड अस. यानी कि आवर एग्जिस्टेंस, हम किनके वजह से जिंदा है, हम क्यों इस पृथ्वी पे अब तक जिंदा है? इन सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, प्लांट्स, कार्निवोरस, हर्बिवोरस, इन सभी के वजह से हम जिंदा हैं. इनका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है हमारे जिंदा रहने के लिए, सबका. इनके वजह से इकोसिस्टम बैलेंस हो रही है. अगर इकोसिस्टम मेंटेन नहीं होगी तो हम एपेक्स पे है ह्यूमन बीइंग, हम भी नहीं करेंगे. हेंस वी शुड केयर फॉर दिस फैक्टर. और इसलिए हमें इन सारे प्रोड्यूसर, हर्बिवोरस, कार्निवोरस,
डर्टी एनिमल्स रहने दो, इंसेक्ट्स रहने दो, टर्माइट्स रहने दो, उन सारे ऑर्गेनिजम्स की केयर करनी चाहिए, उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। अब वहां पे एक फूड पॉइंट 4.1 पे फूड चेन दिया है, तो उसमें क्या दिया है देखो, प्लांट को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को ईगल, और देन डिकम्पोजिशन, लास्ट और फंगाई। सो डिकम्पोजिशन हो रहा है सबका। तो थिंक एंड आंसर में आप हमें दिया है, राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन द फिगर। अब हर एक का नाम तो लिख दिया, प्लांट, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल एंड डिकम्पोजिशन, दैट इज फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंगी। यहाँ पे अब इनकी कैटेगरी क्या है, तो ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर। ए प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि फर्स्ट जो प्लांट को खाएगा वो। ए अब सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी को जो खाएगा वो। ए टर्शियरी, टर्शियरी कंज्यूमर। ईगल कौन सा होगा, टर्शियरी के बाद आता है एपेक्स, सबसे ऊपर, और इसके बाद डिकम्पोजिशन में इधर डिकम्पोजिशन लिखो, डिकम्पोजर्स, और नाम में लिखो फंगी एंड बैक्टीरिया। ओके, व्हाट इज द नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू फूड वेब एंड व्हाई। अब इस पिक्चर को फूड वेब में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा और व्हाई। अब अगर एक लाइन में हमने एक लेवल में से नहीं लिखा, यानी कि कौन प्रोड्यूसर है, पहले कौन रहता है प्रोड्यूसर, ए फूड बनाएगा, उसको खाएगा ग्रासहॉपर, यानी कि प्लांट्स को, ग्रासहॉपर को खाएगा फ्रॉग, स्नेक, ईगल, देन फंगी डिकम्पोजिशन करेगा। अगर हमने इनके सिर्फ नाम लिखे तो कहां से कहां एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एनर्जी फूड कहां से कहां, यानी कि कौन किसे खा रहा है, सिर्फ नाम लिख दे तो हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए हमें एक एरो लगाकर, पिक्चर बनाकर उनकी फूड वेब बनानी पड़ी है, यानी कि प्लांट्स को खाएगा ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को फ्रॉग। ये समझ में आ रहा है, इसलिए हमने इसकी फिगर बनाई। अब नेक्स्ट पेज का हम सॉल्व करेंगे। देखो, कंप्लीट द चार्ट। अब एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है और आपको क्वेश्चन इस पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखो, इकोसिस्टम में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक एंड सेकेंड वन बायोटिक। सब में जो गैप से, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, सारे ब्लैक पेन से भरूंगा। तो दो फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम में, अबायोटिक एंड बायोटिक। देन अबायोटिक में कौन से होते हैं, एक फिजिकल होंगे, तो दूसरे फिजिक्स के अंदर क्या दूसरा आता है फील्ड, केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल यानी में एयर, वाटर, वेपर, जो फिजिकल यहाँ पे दिख रहे, एयर है, वाटर है, वेपर है, मिनरल, सॉइल एंड सनलाइट। इतने सारे दिए, मैंने 3 ही लिखे हैं। उसके आगे देखो क्या है, केमिकल। अब केमिकल में कौन कौन से आएंगे, केमिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे देखो, तो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। केमिकल किस में होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। अब केमिकल कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक टाइप के होते हैं और दो दूसरे ऑर्गेनिक टाइप के होते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कि क्या, जो बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो हमें फूड से मिलते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
केमिकल में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में सारे आप मिनरल्स लिखोगे, इनऑर्गेनिक में सारे मिनरल्स लिखोगे। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। सारे के मैंने सिंबल्स लिख के दिया है, आप फुल नेम लिखो। अब ऑर्गेनिक में क्या आएगा? जो हमें खाने में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, फैट्स। ओके, तो ये होगा हमारा अबायोटिक चैप्टर पूरा। सेकेंड वन इज बायोटिक, यानी कि लिविंग। दो टाइप के बायोटिक होते हैं इकोसिस्टम में। एक ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो खुद से खुद का फूड बनाते हैं, यानी कि सिर्फ प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक यानी कि खुद पर निर्भर होते हैं फूड के लिए, यानी कि प्रोड्यूसर खुद ही खुद का फूड बनाते हैं। हम बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग हमारा खुद का बनाते हैं, मगर हम डिपेंड है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। अगर प्लांट्स ही नहीं मिलेंगे तो किस चीज के हम फूड बनाएंगे? अगर हमें व्हीट नहीं मिला तो चपाती कैसे बनाएंगे? हम डिपेंड है व्हीट पे। वैसे प्लांट्स डिपेंड नहीं किसी पे। वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स। प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक के दूसरा पार्ट होता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक में कौन? तो हेटेरोट्रॉपिक यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाली, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाली। अब इसमें हमें दो पार्ट्स दिए, एनिमल्स लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया है देखो, एनिमल्स दिया है और यहाँ पे डिकम्पोजर्स लिखा है। तो जो यहाँ पे बुक में आपको एनिमल्स दिया है वो करेक्ट कर लो। वहां पे लिखेंगे हम कंज्यूमर्स, ये सही है। क्या चाहिए वहां पे? कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ऐसे एक लाइन में चाहिए। अब कंज्यूमर कौन करता है? कंज्यूम कौन करता है? तो एनिमल्स, एनिमल कंज्यूम करते हैं। अब उनके एनिमल के 3 टाइप्स होते हैं कंज्यूमर की तरफ है। टर्शरी है, तो यहाँ पे पिछली बार मैंने फूड चेन में आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। अब उसके आगे डीकम्पोजर्स में कौन कौन से होते हैं? तो डीकम्पोज कौन कर रहा था? यहाँ पे पिछली बार मैंने डायग्राम दिया था। डीकम्पोज कौन कर रहा था? बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया एंड फंगी, ये पूरा चार्ट लिख के ले लो पूरा, और अच्छी तरह से स्केल वगैरह यूज करके पूरा चार्ट निकालो। ऐसे ही कलर्स यूज करो, यानी कि ठीक तरह से अपने आपको ही समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है। अब आगे देखो क्या दिया है। Paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshopper. Paddy means rice field. राइस की, चावल की जो खेती होती है उस पर निर्भर कौन है? तो जहाँ साउथ इंडिया में बहुत सारे राइस फील्ड्स है, पैडी फील्ड्स है। अगर पैडी फील्ड्स रहेंगे तो वहां पे क्या आते हैं? फ्रीक्वेंटली अटैक बाय ग्रास हॉपर। Similarly, frogs are also present in large number in the mud of paddy fields. अब पैडी फील्ड्स के यानी कि राइस को बहुत सारा पानी लगता है, तो सारा नीचे पैडी फील्ड्स में मड होता है। तो उस मड में क्या होते हैं? फ्रॉग। अब राइस क्या के फील्ड को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने के लिए वहां पे फ्रॉग भी होगा। अब फ्रॉग होगा तो स्नेक भी होगा। टू फीड अपॉन ग्रास हॉपर।
फ्रॉग किसके लिए? टू फीड अपॉन ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को खाने के लिए। एंड स्नेक्स आर आल्सो प्रेजेंट देयरइन टू फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड दैट इज फ्रॉग। अब फ्रॉग है तो वहां पर कौन होगा? स्नेक्स भी होंगे। ओके, हाउएवर इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑल ऑफ अ सडन, अगर क्या होगा? फ्रॉग पॉपुलेशन सडनली डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? अब ये देखो, राइस क्या है? प्रोड्यूसर, ग्रासहॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। पीसी, एससी और टीसी आप फिगर में लिख सकते हो, मगर आपके नोटबुक के राइट कॉर्नर में व्हाट इज पीसी, एससी एंड टीसी उसके फुल फॉर्म लिखो। ओके, एक ही बार लिखना और पूरे नोट्स में फिर प्राइमरी कंज्यूमर के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो पीसी, एससी, टीसी। मगर एक बार यहाँ एब्रिविएशन सारे लिख दो किसके लिए क्या यूज किया है, नहीं तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। What will be the effect on paddy crop? अब पैडी क्रॉप पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? फ्रॉग क्या हो गए? डिक्लाइन, खत्म हो गए। ओके, हम क्या बोलते हैं अभी कि अब फ्रॉग ही कम हो गए। फ्रॉग कम हो जाएंगे तो क्या होगा? ग्रासहॉपर की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ ग्रासहॉपर इंक्रीज, क्योंकि इनको खाने के लिए कोई नहीं है। इनको कौन खा ही नहीं रहा ना, फ्रॉग नहीं खा रहा है यानी कि कोई खा नहीं रहा, तो नंबर ऑफ फ्रॉग ग्रासहॉपर इन द पैडी फील्ड्स इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा? राइस फील्ड का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। जितने सारे ग्रासहॉपर्स होंगे उतना सारा पैडी फील्ड्स खत्म कर डालेंगे ग्रासहॉपर। ये होगा। लेफ्ट बाजू में क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या इफेक्ट होगा? अब अगर फ्रॉग नहीं रहे, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं रहा, तो टर्शरी को क्या मिलेगा? फ्रॉग ही नहीं है तो स्नेक क्या खाएगा? स्नेक कुछ नहीं खा, दूसरा जानवर खा सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या इतनी चेन, तो स्नेक फ्रॉग को नहीं खा रहा, फ्रॉग ही नहीं है इसलिए, तो स्नेक की नंबर ऑफ स्नेक्स आल्सो डिक्रीज। स्नेक कम हो जाएंगे। अब स्नेक कम हो जाएंगे तो राइस के फील्ड के बाजू में जितने सारे रोडेंट्स, रैट्स रहेंगे जिन्हें स्नेक खाता होगा, वो भी सारे, उनका भी नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि अगेन राइस फील्ड का लॉस बढ़ जाएगा। आ गए समझ में? देन नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज, ये भी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। नंबर ऑफ grasshopper will be increased, number of rats, rodents will be increased, and किसका कम हो जाएगा? नंबर ऑफ स्नेक का नंबर कम हो जाएगा। What will be overall effect on that ecosystem? अब इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये सारा फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसके वजह से इकोसिस्टम का मेंटेन खत्म होगा। बैलेंस है जो वो अनबैलेंस हो जाएगी इकोसिस्टम। देन कैन यू टेल व्हाट इज एनवायरमेंट? इस क्वेश्चन का हमें अगले पैराग्राफ में ही आंसर दिया है। एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। एनवायरमेंट क्या होता है? हमारे सराउंडिंग में जो कंडीशंस है वो कंडीशंस यानी कि हमारा एनवायरमेंट। सेकेंड वन, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट? इनमें क्या इंक्लूड होता है? तो बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, नेक्स्ट नेचुरल फैक्टर्स, आर्टिफिशियल फैक्टर्स। तो सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम। रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। अब इनमें रिलेशन क्या है? तो इसके सारे पॉइंट्स देता हूं अभी एक के बाद एक।
एनवायरमेंट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत बड़ी कंसेप्ट है समझने के लिए. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट की डेफिनेशन देखो क्या दी है. ENV इज इक्वल टू, एनवायरमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. फिजिकल कौन सी भी चीज रहने दो, ये तो केमिकल और बायोलॉजिकल. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म in any possible way, in any possible way is called as environment. यह हो गई डेफिनेशन एनवायरमेंट की. आगे क्या दिया है, एनवायरमेंट इन शॉर्ट एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग. क्या होती है एनवायरमेंट, यानी कि कंडीशन इन सराउंडिंग. सराउंडिंग में हमारे जो कंडीशन है उसे हम एनवायरमेंट कह सकते हैं. इट इंक्लूड मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. बायोटिक इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड्स बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल यानी कि जो नेचुरली फाउंड होते हैं फैक्टर्स, एंड आर्टिफिशियल जो मैनमेड ह्यूमन के इंटरफेरेंस से जो फैक्टर्स है वो होते हैं आर्टिफिशियल फैक्टर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, वन इज नेचुरल एनवायरमेंट एंड अदर इज आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. टाइप्स कितने हैं, दो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल यानी कि जो पूरे नेचर के हिसाब से एनवायरमेंट चल रहा है, और आर्टिफिशियल एनवायरमेंट यानी कि जिस एनवायरमेंट में ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जिसमें मनुष्य का कोई भी प्रभाव है, किसी हरकत का उसमें इफेक्ट है, उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल एनवायरमेंट. नेक्स्ट पेज, नेचुरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ. अब नेचुरल एनवायरमेंट में क्या है देखो, एनवायरमेंट के दो टाइप कौन से आ गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. अब नेचुरल में कौन कौन है, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या क्या है इसमें, एयर, वाटर, एलो मीन्स क्या होता है हमारा हमेशा, एलो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लैंड. चार एग्जांपल बस. कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अकर बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, देयर इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनमें से जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स है, इनका कंटिन्यूअस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है. यह हो गई हमारी नेचुरल एनवायरमेंट. अब आर्टिफिशियल देखो, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट इज आल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आर्टिफिशियल एनवायरमेंट हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचुरल एनवायरमेंट में अफेक्ट करती है. बेसिकली एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर्स. एनवायरमेंट में दो फैक्टर्स रहेंगे, कौन से, बायोटिक एंड अबायोटिक. दो टाइप्स रहेंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. अब इकोलॉजी मीन्स क्या, द साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. बायोलॉजी यानी कि क्या रहता है कि बायो की स्टडी करना. इकोलॉजी यानी कि क्या होगा, इकोसिस्टम एनवायरमेंट की स्टडी करना. तो इकोलॉजी की डेफिनेशन लिख लो यहां से. इकोलॉजी कहां से कहां लिखोगे, देखो, द साइंस
that deals blah 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 is called as ecology. देखो ये पूरी डेफिनेशन, साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन जो हो रहा है किस में हो रहा है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स में, मगर एक कौन से बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो इकोसिस्टम में है उनमें जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी. बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज इकोसिस्टम. और इसका इकोलॉजी का बेसिक्स जो यूनिट होता है यानी कि किस पे स्टडी की जाती है, तो इकोसिस्टम. एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम बहुत सारे होते हैं, यानी कि डेजर्ट इकोसिस्टम रहेगी, एक्वेटिक इकोसिस्टम रहेगी, पैडी लैंड की अगर अलग इकोसिस्टम रहेगी, लैंड इकोसिस्टम अलग रहेगी. We have studied some ecosystem in earlier classes. A small pond is a ecosystem. एक छोटा सा जो पॉन्ड रहता है वो भी एक अलग इकोसिस्टम होती है, छोटा जो, उसमें भी फूड चेन बहुत सारे रहते हैं. Whereas the earth is largest ecosystem. और अगर अर्थ के पूरे हम स्टडी करने जाएंगे तो अर्थ इज अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम. इन ब्रीफ, बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑक्युपाइंग डेफिनाइट ज्योग्राफिकल एरिया. बायोटिक रहने दो, अबायोटिक रहने दो, क्या होता है, तो ये दोनों स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया लेते हैं एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम. और ते वो इंटरेक्शन जो कलेक्टिवली इंटरेक्शन, इन सबका मिला के जो इंटरेक्शन होगा इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. आगे दिया है, एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल. अब अलग अलग जो नेचुरल साइकिल्स है, हमने 9th में पढ़े कौन कौन से नेचुरल साइकिल्स में थे. नेचुरल साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल था, वाटर साइकिल था. हमें देखो क्या कह दिया है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल लाइक नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल. तो ये 4 तो साइकिल हमें थे, उसकी डेफिनेशन थी, फिगर्स थे, नोट्स लिखे थे हमने. तो नेचुरल साइकिल कौन कौन से थे, वाटर साइकिल, देन सेकेंड वन इज कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल and nitrogen cycle. Environmental balance is also maintained due to various food chain in of ecosystem. अब environmental balance जो रहता है वो फूड चेन के वजह से भी होता है. जैसे हमने पिछले एग्जांपल में वाले एग्जांपल में देखा, हर एक सेकेंडरी रहने दो, प्राइमरी रहने दो, टर्शरी रहने दो, कोई भी अगर डिक्लाइन हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा तो पूरा फूड चेन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. अपनी चेन रहती है, गले की चेन रहने दो, उसमें से एक भी अगर जो कड़ी रहती है वो टूट गई तो पूरी चेन रहती है नहीं, वो टूट जाती है, पूरा इसे सीधा हो जाएगा, चेन नहीं रहेगी. तो इसमें कौन सा भी एक फैक्टर रहने दो, वो अगर डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पूरे फूड चेन पे उसका इफेक्ट पड़ने वाला है. द नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. तो उसमें फर्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड हाउ. अब विच फैक्टर्स, तो नीचे टेबल देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल. नेचुरल मैन मेड फैक्टर्स आर अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड हाउ. अब मैन मेड में कौन से आते हैं, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री उभा करना, अर्बनाइजेशन यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, इससे एनवायरमेंट पे फर्क पड़ता है. सेकेंड वन नेचुरल में कौन कौन से, तो हर अर्थक्वेक आया तो एनवायरमेंट चेंज होता है,
फ्लड आया तो एनवायरमेंट चेंज होगा। ओके, स्टॉर्म यानी कि जो सारे नेचुरल कैलेमिटीज है उससे एनवायरमेंट में चेंज होगा। सेकेंड वन, व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन एनवायरमेंट गोज ऑन और इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? अब कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे तो प्रोड्यूसर्स की नंबर ऑफ प्रोड्यूसर उतना ही, कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? सारे कंज्यूमर्स का जो फूड की नीड है वो पूरी हो सकती है क्या? नहीं। अगर उनकी फूड नीड हम पूरी कर नहीं सकते तो क्या होगा? सारे प्रोड्यूसर्स तो मर जाएंगे क्योंकि ये सारे खा जाएंगे उन्हें, प्रोड्यूसर्स को, प्लांट्स को नहीं। और बाद में कंज्यूमर्स को भी उतना मिलेगा नहीं खाने को, इसलिए कंज्यूमर्स भी मर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, प्लांट्स है, डियर है, लायन है। अब कंज्यूमर्स यानी कि डियर और लायन बढ़ गए। एक हम लायन का एग्जांपल लेते हैं, लायन बढ़ गए तो क्या होगा? लायन बढ़ गए तो डियर खत्म हो जाएंगे, बराबर। अब डियर खत्म हो गए तो कुछ टाइम के बाद इन लायन को खाने के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। और जो प्रोड्यूसर था प्लांट उसे खाएगा, बराबर। सेकेंड केस क्या होगी? अगर डियर, नंबर ऑफ डियर्स बढ़ गए। अब नंबर ऑफ डियर्स बढ़ने से वजह से डियर्स क्या खाते थे? प्लांट तो उतने ही, तो डियर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स खाएंगे और प्रोड्यूसर प्लांट खत्म हो जाएंगे। अब लायन पे क्या इसका फर्क पड़ेगा? तो लायन को बहुत सारे डियर्स मिलेंगे खाने को, मगर उतनी उनकी जितनी नीड है उतना ही खाएंगे। तो इसके वजह से नंबर ऑफ डियर बढ़ जाने से उनके आगे वाला जो पोर्शन होता है यानी कि प्लांट्स, वो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर लायन की नंबर ऑफ लायन बढ़ जाएगा तो उसके आगे वाला फैक्टर कौन था? डियर। डियर पूरा खत्म हो जाएगा। अब चार्ट सॉल्व करते हैं। देखो चार्ट में क्या दिया है? नेचुरल। अब नेचुरल में कौन कौन से देखो, अर्थक्वेक हमें दिया है। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? अर्थक्वेक। अब कौन कौन सी नेचुरल कैलेमिटीज और होती है? वोल्केनो, फ्लड, और कौन से लिखे हैं? क्लाउड बर्स्ट, फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट। क्लाउड बर्स्ट, फॉरेस्ट फायर यानी कि जो आग लगती है जंगल में वो, और ड्रॉट यानी कि जिसे हम दुष्काल कहते हैं मराठी में। फ्लड यानी कि पूर, वोल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी फटती है वो, क्लाउड बर्स्ट बहुत जोरों से बारिश होते है, जो बादल गरजते हैं उसे बोलते हैं। देन मैनमेड में देखो डिफॉरेस्टेशन दिया है हमें, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट वन क्या होगा? अर्बनाइजेशन यानी कि बिल्डिंग्स उभा करना, खड़ी करना बड़ी बड़ी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि बड़े बड़े कंपनी खड़े करने से वो एरिया का जो एनवायरमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। डैम बिल्डिंग होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, डैम, ये सारे हरकतों से एनवायरमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। When some natural factors of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it create imbalance between various factors of environment। अब कुछ नेचुरल फैक्टर्स और कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर्स के वजह से एनवायरमेंट पूरा इम्बैलेंस होता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। और जो बायोटिक फैक्टर्स है
उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर यानी कि जिंदा रहने पर अब क्वेश्चन आता है कि वो कैसे जिंदा रहेंगे अगर एनवायरमेंट का बैलेंस खत्म हो गया तो। अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक में जितने सारे बिल्डिंग्स, रोड, फॉरेस्ट इन पे अफेक्ट हो गया है, वो बहुत सारे एनिमल्स मरते हैं अर्थक्वेक में। वोल्केनो था तो उसके साइड के रीजन के सारे प्लांट्स रहेंगे, स्पीशीज वगैरह रहेंगे, सारे वो खत्म हो जाएंगी, एनिमल्स, प्लांट्स। अर्बनाइजेशन देख लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लो, तो फॉरेस्ट कट करके वहां पे इंडस्ट्री खड़ी करें, वहां पे घर बिल्डअप करें, तो क्या हो गया उधर का सारे एनिमल्स भाग गए, उनका जो एरिया था हैबिटेट का एरिया श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी वजह से उनका नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ स्पीशीज कम होते जा रहे हैं। बराबर। हम आसपास देखें तो पहले जहां पे बहुत सारी खेती थी वहां पे खेती ही नहीं दिख रही। क्या रीजन है? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ साल पहले खेती थी। क्यों? सब बदल गया, एनवायरमेंट उधर का चेंज हो गया। इसलिए महात्मा गांधी जी का एक कोट दिया है हमें उस पेज पे, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड। अर्थ कैपेबल है, जितने सारे आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स रहने दो, एनिमल्स रहने दो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी नीड पूरा करने के लिए अर्थ सेटिस्फाई कैपेबल है। बट नॉट द ग्रीड। ग्रीड यानी कि लालच, किसी का लालच पूरा नहीं कर सकती। जितना आपको चाहिए, सच में जितनी नीड है वो पूरी कर सकती है अर्थ, मगर आपका लालच कभी नहीं पूरे कर सकती। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। एट प्रेजेंट यानी कि अब इस वक्त जो सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़े हुए वो किसके वजह से? एक तो नेचुरल, नहीं तो मैन मेड फैक्टर्स की वजह से। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज वन ऑफ द दोज मेन फैक्टर। एनवायरमेंट का पोल्यूशन होना, पोल्यूशन मालूम है हमें, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इस पोल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंट के पोल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट पे बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी कि क्या? पोल्यूशन मीन्स व्हाट? दैट इज कंटेमिनेशन। अब कंटेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? तो एडिशन ऑफ अननेसेसरी सब्सटेंस और मटेरियल। अगर दूध में हम पानी मिला दें ज्यादा है तो कंटेमिनेशन नहीं होगा, मगर उस पर अननेसेसरी मटेरियल दैट इज सॉइल डालेंगे तो खराब हो जाएगा। लैंड पे अगर हम प्लांट्स के डेड प्लांट्स के, ट्रीज के ब्रांचेस वगैरह फेंक दे तो वो पोल्यूशन नहीं है, मगर उसी जगह पे हम प्लास्टिक फेंक देंगे तो लैंड पोल्यूशन कहलाता है। अननेसेसरी मटेरियल था वो। तो unnecessary and unacceptable change in surrounding environment due to the natural event or human activity is called environmental pollution. उसके नीचे दिया है हमें what is environmental pollution. environmental pollution उसकी डेफिनेशन लिख लो। क्या है देखो, unnecessary and unacceptable changes in surrounding, जो unnecessary, जरूरत नहीं है उनकी, unacceptable, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये चेंज हो जाए, ऐसे एनवायरमेंट में चेंजेस हो गए ड्यू टू द नेचुरल इवेंट, किसी नेचुरल इवेंट से, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ड्रॉट, फ्लड और ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी मींस डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, इनके वजह से अगर अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस हो गए तो इसे हम कहेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये डेफिनेशन पूरा लिखो। दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेंज होगा। किस पे? फैक्टर्स कौन से थे पहले? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कौन कौन से फैक्टर्स थे? एनवायरमेंट में चेंज होगा तो कौन कौन से फैक्टर में चेंज होगा? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फैक्टर्स ऑफ एयर, वाटर, soil which will be harmful to human and other living being is environmental pollution। जो हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए और ऐसे ही एनवायरमेंट में जो सारे प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे उनके लिए। वेरियस रीजन लाइक, अब पोल्यूशन के रीजंस क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रीजन क्या है? देखो रीजंस। फर्स्ट वन, ओवर पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या बोल रहे हैं लोग? ज्यादा उनको घर की जरूरत है। अगर मकान बनाना है तो क्लियर कर दो फिर फॉरेस्ट। इसके वजह से क्या हो गया? अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ गया। देन फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इज व्हाट? तो बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज बढ़ गई, उनमें से जो स्मोक बाहर निकलता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, उनकी भी मात्रा बढ़ गई। इसकी वजह से क्या हुआ? एनवायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा पोल्यूटेंट्स आ गए। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि सॉइल जो हमें नेचुरली मिल रहा है, वाटर, सॉल्ट वगैरह, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। अब इनका इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि विदाउट थिंकिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। अब ये लालची हो गए, ज्यादा से ज्यादा खींच लो। माइनिंग करना है तो ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करो, उसकी वजह से ज्यादा मिलेगा। एक्सप्लॉयटेशन कर रहे, पानी है जमीन के नीचे, ग्राउंड वाटर है, तो क्या कर रहे हैं? पानी मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा खींच लो। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्राउंड लेवल कम होती जा रही है। इसके वजह से एनवायरमेंटल का पोल्यूशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन, क्लियर करे सारे फॉरेस्ट। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि घर तो बांध रहे मगर अनप्लानिंग, उसका ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है, वाटर क्लॉगिंग की सिस्टम नहीं है, वो नहीं तो और क्या है? यानी कि सनलाइट नहीं आ रही, रोड वगैरह नहीं है, जिधर जगह मिल रही उधर वहां पे घर मकान बांध रहे। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इसके वजह से भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लाइक। अब कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं? एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल यानी कि हीट पोल्यूशन, लाइट का भी पोल्यूशन होता है, और अकर अराउंड अस। इतने सारे पोल्यूशन हमारे अराउंड अस है। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दिस is an existence of all the living organism, and out of this environmental conservation has become the need of our। अब इस टाइम की नीड क्या है? तो एनवायरमेंटल कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इस वक्त में हमें बहुत जरूरी है। अगर हमें ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहना है तो एनवायरमेंट कंजर्व करो, उसको बचाओ। एनवायरमेंट को जब बचाओगे तब आप खुद बच जाओगे। पास में ही आपको फॉग एंड पोल्यूशन इन सिटी प्रॉब्लम दिखाया है। फॉग, दिल्ली में बहुत सारा फॉग है, ठंड पड़ती है तो आगे दिखता नहीं। वो फॉग सिर्फ फॉग का नहीं, स्मोक का फॉग है, वो उसे स्मोक कहते हैं। इतना सारा स्मोक है दिल्ली में कि हम सांस नहीं ले रहे, अच्छी तरह से सांस नहीं ले रहे। और दूसरा, ट्रक की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों से जो गड्ढे करती है मशीन, उसके आवाज से साउंड पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सिटी बन रहा है अभी। तो आगे क्या है? कंप्लीट द चार्ट सॉल्व करेंगे हम। लिख लो ये पूरा तब तक।
हम इस वीडियो का लास्ट पॉइंट कंप्लीट चार्ट सीखेंगे। इसमें क्या दिया है देखो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन दिया है। पहले हमें कंपोनेंट्स लिखना है कि किसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, किन की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो एयर पोल्यूशन का हमें दिया है गैसेस की वजह से होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HC फॉर मैंने हाइड्रोकार्बन्स लिखा है, S फॉर सल्फर, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड्स दिया है। और सॉलिड में क्या दिया है देखो, डस्ट, ऐश, कार्बन लीड एंड एस्बेस्टोस, ये सारे जो धुआं रहता है व्हीकल्स का उससे बाहर आते हैं। अब वाटर पोल्यूशन देखो किन किन वजह से होता है, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। हर एक का हम एक एक एग्जांपल लिखेंगे। देखो पहले बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब वाटर पोल्यूशन बायोटिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट से हो रहा है। बायोटिक में कौन से देखो, अलगे, वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स विच पोल्यूट द वाटर, दैट आर सैंड, सॉइल, डस्ट। तो एक एक लिखता हूं। यहां पे क्या लिख दिया मैंने, अलगी, यहां पे लिख दिया सैंड, नहीं तो डस्ट। और ऑर्गेनिक में क्या रहेगा, पेस्टिसाइड्स नहीं तो वीडिसाइड्स। तो वीडिसाइड्स। अब कैसे पोल्यूटेड, अलगी, अलगी यानी कि जिसे हम शैवाल कहते हैं मराठी में, वो अगर पानी में बढ़ गया तो वाटर बॉडीज पोल्यूट होती है। सेकेंड वन सैंड और डस्ट, अगर पानी में मिला दिया तो पानी नॉट दैट वाटर नॉट एबल, नॉट पोर्टेबल वाटर, तो पीने के लायक वो पानी नहीं रहता, नहीं तो दूसरे काम को भी हम यूज नहीं कर सकते। तो थर्ड वन ऑर्गेनिक, दैट इज वीडिसाइड्स। अगर वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड में जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर बॉडीज में गए तो उनका इफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक एनिमल्स पे, एक्वेटिक प्लांट्स पे। ये था हमारा वाटर पोल्यूशन के लिए कंपोनेंट्स, किसके वजह से होता है। अब सॉइल पोल्यूशन किसके वजह से होता है देखो, सॉइल पोल्यूशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन, दैट इज कौन कौन से होते हैं देखो सॉइल की, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनके वजह से सॉइल पोल्यूट होती है। हेवी मटेरियल, मेटल एंड टॉक्सिक केमिकल्स, ये सारे फैक्टर्स होंगे सॉइल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार। अब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसे पानी में जाते हैं वैसे लैंड पे अगर रहेंगे तो केमिकल लैंड की फर्टिलिटी कम करते हैं। हेवी मेटल्स यानी कि दैट आर विच आर रेडियो एक्टिव, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी वो कम होती है। टॉक्सिक केमिकल्स से प्लांट्स नहीं आते उस लैंड में, वो बैरन लैंड होती है। देन द सेकेंड पॉइंट इज सोर्सेस। अब ये आते कहां से, अलगी, सैंड, डस्ट, वीडिसाइड्स कहां से आते, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री में जो वेस्ट हो रहा है यानी कि गंदा पानी जा रहा है, बन रहा है प्रोसेस के दरमियान, वो कहां हम भेजते हैं, वाटर बॉडीज में, रिवर, लेक, पॉन्ड, सी। सॉलिड वेस्ट, घर का जो सॉलिड वेस्ट रहता है वो हम भेजते हैं डायरेक्ट, ड्यू टू ड्रेनेज लाइन रहती है वो जाती है नदी में। सीवेज लाइन, दैट इज ड्रेनेज लाइन अगेन। एंड केमिकल्स, केमिकल्स कितने सारे केमिकल्स हम कहां पे उनका ड्रेन करने का, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ इंडस्ट्रीज डायरेक्टली ड्रेन इट इनटू द रिवर, लेक, पॉन्ड। ये हो गए वाटर पोल्यूशन के लिए। अब हमें लिखने हैं एयर और सॉइल के लिए, तो एयर एंड सॉइल के लिए देखो, केमिकल इंडस्ट्रीज, गैस पोल्यूशन किनकी वजह से होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑयल रिफाइनरीज, जब ऑयल रिफाइनरीज यूज होती है तो उनमें से भी ऑयल के बर्न का गैस, इतने सारे मशीन्स लगाने होते हैं, उनका गैस जो बढ़ रहा है उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है।
देन पेपर मिल, थर्मल पावर प्लांट यानी कि जहां पर कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कोयला जलाते हैं तो उससे डस्ट पैदा होगी, ऐश पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा। पेपर मिल, देन अब सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेस कहां पे, तो हाउस होल्ड टॉक्सिक मटेरियल, हाउस में जो टॉक्सिक मटेरियल है हम सीधा प्लास्टिक वगैरह डालेंगे जमीन के अंदर या कहीं भी फेंक देंगे तो सॉइल खराब हो जाती है उससे। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मींस जो हॉस्पिटल में सिरिंज होते हैं, देन जो हैंड ग्लोव्स रहते हैं, जो कॉटन यूज किया होता है इंजरी के दरमियान, वो सारा आता है बायोमेडिकल वेस्ट में। और वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंडस्ट्री, इनकी जो वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इनकी जो इंडस्ट्री होती है वहां से आएगा, सॉइल पोल्यूशन होगा। देन इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इफेक्ट अब एयर का है तो एयर जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो अफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस पे इफेक्ट होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। देन सेकेंड इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल, also effects on plants, animals, rain। अगर एयर ही अच्छी नहीं है, आपने देखा होगा जो हाईवेज के नियर जो प्लांट्स होते हैं वो उनके पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन नहीं रहते, क्या होता है उनका कलर चेंज होता है, ब्लैक होता है, क्योंकि उनके होल्स में एयर पोल्यूशन की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो क्लोरोफिल होता है उस पे पूरा ऐश, डस्ट ये सारा जम जाता है। उससे क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं प्रॉपर होती। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो रेन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा रेस्पिरेटरी, अगर ये डस्ट ऐश हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में जाएंगे तो हमें रेस्पिरेटरी डिसीज होते हैं, अस्थमा जैसे। अब अगर वाटर पोल्यूशन हो गया यानी कि पानी गंदा है तो क्या होगा, इपिडेमिक्स ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज। पानी अगर अच्छा नहीं और अगर ये पानी हमारे यूज में आ गया तो हमें डिसीज होंगे वाटर बॉर्न डिसीज, जैसे कि डायरिया रहते हैं, हेपेटाइटिस रहता है, जॉन्डिस रहता है, ये सारे डिसीज हमें हो जाएंगे। मोर्टेलिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल, सेकेंड मोर्टेलिटी, मर जाएंगे एक्वेटिक एनिमल्स। एंड थर्ड वन यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो पानी पे प्लांट्स का एक ऐसे बेड जैसा तैयार होता है, जो जलपर्णी कहते हैं। जलपर्णी बहुत सारी बढ़ती है और वो जलपर्णी क्या करती है, तो पानी में से ऑक्सीजन खींच लेती है, एब्जॉर्ब करती है उसके जीने के लिए। और इसकी वजह से पानी में जो एक्वेटिक एनिमल्स है, रहने दो जैसे फिशेस है, तो उनको कब ऑक्सीजन मिलेगा, उससे उसकी वजह से वो मर जाते हैं। इसे सारा कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन। अगर सॉइल पोल्यूशन हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन होगा। सेकेंड वन रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ठीक तरह से ग्रोथ नहीं होती। एंड क्रॉप्स की भी ग्रोथ नहीं होती। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जो कुछ प्लांट्स और क्रॉप्स आएंगे उसमें ज्यादा जितना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। लास्ट वन इज कंट्रोल मेजर। उसमें देखो एयर पोल्यूशन कैसे बचा सकते हैं, तो टॉल चिमनीज, बड़ी बड़ी चिमनीज लगा लो जिसकी वजह से बहुत हाई लेवल पे आप धुआं छोड़ दो, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, प्लांट्स को कोई हार्म नहीं होगा। सेकेंड वन इम्प्रूवमेंट
इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप कर दो कि जिससे की वजह से एयर पोल्यूशन ही कम होगा, तो अपने आप पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। अब वाटर पोल्यूशन के लिए देखो, लॉज अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे कि आप कौन सा भी टॉक्सिक सब्सटेंस पानी में डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते, उसके पहले उसे फिल्टर आउट करो, स्वच्छ बनाओ, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे कहीं और जगह पे डंप करो, और पानी जो है जिसका हार्मफुल नहीं है वो जो पानी, वही आप रिवर्स लेक्स में भेज दो। अब सॉइल पोल्यूशन का कैसे कंट्रोल करेंगे, तो रिसाइकल एंड रीयूज द पोल्यूटिंग मटेरियल। क्या है रिसाइकल एंड रीयूज? जैसे कि बहुत सारे चीजें, प्लास्टिक बैग है तो उसे रिसाइकल करो, रीयूज करो। प्लास्टिक बैग खरीदो ही नहीं, उसकी जगह क्या करो, आप कॉटन की बैग ले लो, क्लॉथ बैग ले लो, वो हमेशा शॉपिंग के जाते वक्त यूज करो वही बैग। इसकी वजह से क्या होगा, हर टाइम पे आपको कोई प्लास्टिक बैग देगा नहीं, अपने पास है, तो उससे कंट्रोल हो जाएगा सॉइल पोल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कचरा जो हमारा रोज तैयार होता है घर में, इंडस्ट्रीज में, उसे हमने मैनेजमेंट किया, ठीक तरह से यूज किया, इस कचरे से मैन्योर्स वगैरह बना दिया, तो बहुत फायदा होगा, सॉइल पोल्यूशन घट जाएगा। तो आशा करता हूं मैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।